फिफ्थ जो सेगमेंट हमारे पास रहता है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं किसी प्रोग्राम का। कीवर्ड्स पहले से रिजर्व वर्ड्स रहते हैं जिनका मतलब पहले से C++ में डिफाइन कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि हम प्री डिफाइंड वर्ड्स को कीवर्ड्स कहते हैं। इन कीवर्ड्स का पहले से ही मतलब C++ लैंग्वेज में डिफाइंड रहता है। हमारे पास काफी सारे कीवर्ड्स यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे एंड और ब्रेक, केस, एक्सपोर्ट, काफी सारे कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। इनको भी हम इनके प्रयोग के द्वारा सीखेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम वेरिएबल नेम रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे XY रखा था, यहाँ पे हम कभी भी यहाँ नाम रखते हुए इन कीवर्ड्स में से किसी कीवर्ड का प्रयोग नहीं करते। आइए अब हम C++ में पहला प्रोग्राम बनाते हैं। यदि आप ऊपर की तरफ देखें, यहाँ रेड कॉर्नर बॉक्स है जिसमें फाइल का नाम दिया गया है myfile.cpp। ये एक्सरसाइजेस फाइल्स आपको डीवीडीज में अवेलेबल हैं और आप इनका प्रयोग वहां से कर सकते हैं। आपको इन फाइल्स को अपने कंपाइलर सॉफ्टवेयर की बिन डायरेक्टरी में जाकर पेस्ट करना है और फिर आप इनको वहां से रन कर सकते हैं। आइए अब पहला प्रोग्राम देखते हैं हम C++ में बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हेलो फ्रेंड्स हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ लाइन्स ही अवेलेबल हैं। पहली लाइन है हमारे पास माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। दूसरी है #include iostream.h void main कर्ली ब्रेसेस ओपन cout हेलो फ्रेंड्स और फाइनली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया गया है। अब हम बारी बारी से इन लाइनों की जानकारी लेते हैं किस प्रकार हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए C++ में सबसे पहले हमें मेन ब्लॉक तैयार करना पड़ता है। मेन ब्लॉक का अर्थ उस मेन फंक्शन से है जिसके द्वारा कंपाइलर आपकी कोडिंग को कंपाइल करता है। और यहाँ पे यदि आप देखें, यहाँ पे मैंने मेन नाम रखा है ब्लॉक का और उसके पश्चात एक ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से मैंने एक ब्लॉक को बनाया है। इसके बीच में मैं उन सभी स्टेटमेंट्स को शामिल करना चाहता हूं जो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और जिन्हें मैं कंपाइल करना चाहता हूं कंपाइलर के द्वारा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि नाम जो है वो हमेशा मेन रहता है, क्योंकि मेन प्री डिफाइंड नेम है हमारे पास जिसके द्वारा कंपाइलर रीड करता है और उसके पश्चात फाइनल कोड तैयार करता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान दें कि हमने यहाँ पे दो राउंडेड ब्रैकेट, एक ओपन और एक क्लोज का प्रयोग किया है मेन के साथ। इस राउंडेड ब्रैकेट का अर्थ ये है कि ये हमारा फंक्शन का सिंबल है और हम मेन के साथ इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात हमारा मेन एक फंक्शन है, इसीलिए हम इसके साथ दो राउंडेड ब्रैकेट प्रयोग करते हैं। आने वाले समय में इनके बारे में हम और जानकारी लेंगे, लेकिन मुख्य बात यहाँ पे ये है कि हमने एक मेन ब्लॉक तैयार किया है जिसके अंदर उन सभी स्टेटमेंट्स को शामिल किया जाएगा जो हम अपने प्रोग्राम में चाहते हैं। फंक्शन का नाम मेन रखने के पश्चात पहला मुख्य कार्य ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट को लगाना होता है, जो ये बताती है कि हमारा ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट है और अब हम उन स्टेटमेंट्स को शामिल कर सकते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में चाहते हैं। मेन फंक्शन या मेन ब्लॉक को क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक एंडिंग कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, जो ये जानकारी देता है कि हमने अपना सोर्स कोड कंप्लीट कर लिया है और हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया है। हमारे पास पहले से एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहता है जिसको हम cout कहते हैं, जो कि कंट्रोल आउटपुट के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कंट्रोल आउटपुट से मतलब हमारा मॉनिटर या एलसीडी या एलईडी की स्क्रीन है जिसपे हम आउटपुट चाहते हैं। अब यदि यहाँ ध्यान दे तो हम यहाँ से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मेन ब्लॉक है हमारे पास, राउंडेड ब्रैकेट फंक्शंस की जानकारी देते हैं कि हमारा मेन ब्लॉक मेन फंक्शन है, यहाँ से ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट। फाइनली बीच में हमने cout की एक लाइन लिखी है जिसमें हमने हेलो फ्रेंड्स को डबल कोट्स में दिया है। जो भी टेक्स्ट हम डबल कोट्स में cout में देते हैं वो टेक्स्ट एज इट इज हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। यहाँ एक खास बात और है, यहाँ पे सेमीकोलन। जब भी आप किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं उसके लास्ट में आप सेमीकोलन देते हैं ताकि ये बताते हैं आप यहाँ से कि ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ खत्म हो गई है। अब आप यहाँ यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास अब यदि यहाँ cout को यदि आप देखें तो डबल कोट्स में cout में जो दिया गया है वो एज इट इज प्रिंट हो गया है हमारी मॉनिटर या एलसीडी स्क्रीन पर। अब हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। पहले cout एक पहले से प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास iostream.h नाम की फाइल में अवेलेबल है
iostream.h एक हेडर फाइल है जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के साथ कार्य करती है और इसमें cout जो है पहले से ही अवेलेबल है और प्री डिफाइंड है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम cout का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि हम कुछ आउटपुट दिखाना चाहते हैं मॉनिटर या एलसीडी की स्क्रीन पे, और उसके लिए हम यहाँ पे डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं यदि हम किसी स्ट्रिंग वैल्यू को दिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने हेलो फ्रेंड्स दिखाना चाहता हूँ तो मैंने डबल कोट्स में इसको लिख दिया है और ये लाइन एज इट इज हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। यहाँ लास्ट लाइन में यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए ये वाला सेक्शन cout और ये दो ऑपरेटर हमारे पास जो है यहाँ पे, इसके पश्चात डबल कोट्स शुरू किए गए हैं और डबल कोट्स को बाद में एंड भी किया गया है टेक्स्ट लिखने के पश्चात, और सबसे लास्ट में हमने सेमीकोलन के साथ ये बताया है कि यहाँ पे ये जो लाइन है एंड हो गई है, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट खत्म हो गई है। इस प्रकार हम cout का प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स पे। परंतु हमें cout ऑब्जेक्ट कहां से प्राप्त हुआ है, जैसे हमने पहले बताया कि iostream.h के नाम से हमारे पास C++ लैंग्वेज में पहले से ही एक हेडर फाइल अवेलेबल है जिसमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पहले से ही प्री डिफाइन कर दिया गया है, जिसमें cout और cin दो मुख्य ऑब्जेक्ट हैं। cout जिसकी बात हम करते हैं यहाँ पे, cout का मुख्य कार्य हमारे द्वारा दी गई टेक्स्ट या वेरिएबल्स की वैल्यूज को मॉनिटर की स्क्रीन पे प्रिंट करवाना होता है। इस प्रकार ये iostream.h फाइल का भाग है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ अपने पास iostream.h को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के लिए हमें #include कीवर्ड का प्रयोग करना है और यहाँ पे इन दो सिंबल्स के बीच में, जिनको एज ए ब्रैकेट यहाँ प्रयोग किया गया है, हमें हेडर फाइल का नाम देना होता है जो हमने यहाँ पे दिया है iostream.h, जो कि हमारी हेडर फाइल है। इस प्रकार से हमने अपने प्रोग्राम में iostream.h की फंक्शनैलिटी को ऐड कर लिया है और इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। अब हम यहाँ से cout ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास सबसे फर्स्ट लाइन यदि आप देखें तो उसमें हमारे पास दो फॉरवर्ड स्लैशेस को प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग हमारे पास ये जानकारी देना है कि ये लाइन हमारे पास कमेंट के रूप में अवेलेबल है। यहाँ पे कमेंट क्या है, जिन स्टेटमेंट्स के आगे हम ये दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देते हैं वो हमारी लाइंस हमारे प्रोग्राम में कमेंट्स मानी जाती हैं और कंपाइलर इनको रीड नहीं करता, ओवरलुक कर देता है और इन्हें इग्नोर कर देता है, और इनको कंपाइल भी नहीं किया जाता क्योंकि कंपाइलर के द्वारा इन्हें इग्नोर कर दिया गया है। तो इसका लाभ क्या है? इसका सबसे बड़ा लाभ है कि ये आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। अर्थात यदि आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो आप स्थान स्थान पर कमेंट्स लगाकर अपने प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम का कौन सा भाग क्या कार्य करेगा, और इस प्रकार से प्रोग्राम को समझना आसान हो जाता है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि यदि हम ये दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देते हैं किसी लाइन के आगे तो उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। यदि हम एक से अधिक लाइंस को कमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टार, और इसी तरह से मल्टीपल लाइंस यानी कि अधिक लाइनों को कमेंट को खत्म करने के लिए स्टार के साथ फिर से एक फॉरवर्ड स्लैश को इंक्लूड किया जाता है, जिससे हम एक से अधिक लाइंस को कमेंट बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग करते समय इन कमेंट्स का उपयोग और बढ़ जाता है। यदि आप किसी लाइन का प्रभाव अपने प्रोग्राम पे देखना चाहते हैं तो आप उस लाइन को कुछ देर के लिए कमेंट बना लें अपने प्रोग्राम में, फिर प्रोग्राम रन करें। क्योंकि आपने लाइन को कमेंट बनाया है, कंपाइलर उस लाइन को रीड नहीं करेगा और उस लाइन के बिना आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। इसके पश्चात जो रिजल्ट अवेलेबल होगा वो उस लाइन के बिना होगा, और इस प्रकार आप लाइंस को स्किप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में से कमेंट्स बनाकर, और बाद में दोबारा उन कमेंट्स को हटाकर फिर से उन लाइंस को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको उन लाइंस को बार बार डिलीट करने की आवश्यकता नहीं रहती। आप लाइंस को कमेंट बनाकर ही देख सकते हैं कि उन लाइंस का आपके प्रोग्राम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट हमारे पास रह गया है वो है void कीवर्ड के रूप में। देखिए मेन के हम आगे हमने एक void वर्ड जोड़ा है जो एक कीवर्ड है, जिसका प्रयोग हम ये जानकारी देने के लिए करते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है ये कुछ भी वापस वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अर्थात ये किसी भी प्रकार के रिटर्न स्टेटमेंट को प्रयोग नहीं करेगा, और इसीलिए हम इस void को यहाँ पे शामिल करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने ब्लॉक या फंक्शन से कुछ वैल्यू वापस भी कर सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक डेटा टाइप को यहाँ देना होता है। रिटर्न के बारे में जानकारी हम आने वाले चैप्टर्स में लेंगे, लेकिन यदि हम रिटर्न स्टेटमेंट को प्रयोग नहीं करना चाहते
या हम वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते, तो उस केस में हम यहाँ पे वॉइड का प्रयोग करते हैं, जो ये जानकारी देता है कि हमारा ये जो ब्लॉक है ये किसी भी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आने वाले एग्जांपल्स में हम वॉइड की भी जानकारी लेंगे।